आज से 205 दिन पहले दिल्ली जलाई गई थी। इस दंगे में इस्तेमाल करने के लिए हथियार कहां से आए थे, 60 सेकंड में खबर देखिए। दिल्ली दंगों में जो हथियार इस्तेमाल हुए थे वो मेरठ से लाए गए थे। गिरफ्तार खालिद सैफी ने इस बात का खुलासा किया है। उसने कहा कि दिल्ली में दंगों को अंजाम देने के लिए मेरठ से देसी कट्टे यानी देसी पिस्टल मंगाई गई थी। खालिद सैफी ने पुलिस के सामने ये बयान दिया है। पुलिस ने इस बात को कबूल किया है कि दिल्ली में दंगा करवाने के लिए 5 देसी कट्टे मेरठ से खरीदे गए थे, जिनको 25,000 रुपए देकर खरीदा गया था। खालिद ने इस बात का भी खुलासा किया कि वो 25,000 रुपए कांग्रेस के पूर्व पार्षद इशरत जहां ने उसे दिए थे, जिसके बाद ये हथियार मेरठ से लाए गए। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि दिल्ली दंगों में आरोपी खालिद सैफी यूएचए यानी यूनाइटेड अगेंस्ट हेट से जुड़ा है। इतना ही नहीं, खालिद के राजनीतिक संबंध भी हैं। दिल्ली दंगों के दौरान 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। विपक्ष ने इसे लेकर केंद्र सरकार तक पर सवाल उठाए थे। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। कोरोना काल में हो रहे इस सत्र में कई नई चीजें देखेंगे। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन इस बार सत्र से पहले कोई सर्वदलीय बैठक नहीं होगी। इस बार सत्र से प्रश्नकाल को भी हटा दिया गया है। लोकसभा के 5 सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कल लोकसभा अध्यक्ष ने संसद के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और असदुद्दीन ओवैसी शामिल हुए। सरकार मंगलवार को संसद में चीन से विवाद पर बयान दे सकती है। कई विपक्षी सांसदों ने इस पर चर्चा का नोटिस दिया है। देश में और विश्व में बहुत परिस्थितियां बदल रही है, उन विषयों पर चर्चा करना भी अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। विपक्ष कोरोना वायरस और अर्थव्यवस्था के मुद्दे उठा सकता है। मार्च में लॉकडाउन के ऐलान के कुछ दिन पहले ही संसद का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक दोनों सदनों की कार्यवाही अलग अलग पालियों में सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और 3 बजे से 7 बजे तक चलेगी। शनिवार और रविवार को भी संसद की कार्यवाही जारी रहेगी। मुंबई से लेकर गोवा तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई जारी है। आज इस मामले में क्या खास होने वाला है, आपके लिए बताते हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिन 6 ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार किया है, आज मुंबई में उनकी एनसीबी की विशेष अदालत में पेशी होगी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुंबई के अलग अलग इलाकों में एनसीबी ने छापेमारी की थी। एनसीबी ने इसके लिए 3 टीम तैयार की थी। दक्षिण मुंबई, बांद्रा, दादर, वडाला, पवई और लोखंडवाला में छापेमारी की गई। 5 को मुंबई से और 1 आरोपी को गोवा से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 42 ग्राम चरस और 500 ग्राम गांजा के अलावा 1,12,400 रुपए कैश बरामद हुए हैं। मुंबई से एनसीबी ने एक बड़े ड्रग्स पैडलर करमजीत उर्फ केजे को गिरफ्तार किया। करमजीत सुशांत के पूर्व स्टाफ दीपेश सावंत और सुशांत के पूर्व मैनेजर सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स सप्लाई करता था। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए करमजीत यानी केजे ने दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा के जरिए सुशांत सिंह को करीब 10 बार ड्रग्स की सप्लाई की थी। बीते दिनों से जारी विवाद के बीच अभिनेत्री कंगना रनौत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। कंगना ने मुलाकात के बाद अपने ऑफिस में बीएमसी की तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर राज्यपाल के सामने अपना पक्ष रखा है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद कंगना ने कहा, मेरे साथ जो भी अन्याय हुआ उसे लेकर बात की। वो हमारे अभिभावक हैं, यहाँ पर मुझे न्याय मिलेगा ऐसी उम्मीद है। मैं कोई राजनेता तो नहीं हूँ, मुझे हमेशा से इस शहर ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन अचानक ऐसा बर्ताव हुआ जो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। मैंने उनसे मुझे जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है उसके बारे में बात की। वो हमारे सबके गार्डियन हैं यहाँ पे, एंड जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है उस बारे में मैंने वही बात की। वही हमारी आज ब्रीफ जो भी मीटिंग हुई उसके बारे में मैंने उन्हें बताया, एंड आई होप कि जस्टिस बी गिवन टू मी। गुरुवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अजय मेहता से कंगना के मामले पर चर्चा की थी। कंगना के खिलाफ हुई कार्रवाई पर उन्होंने नाराजगी भी जताई थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कंगना रनौत पर क्या कहा, मुंबई की सियासत में इसे लेकर क्या चल रहा है, जानिए सिर्फ 60 सेकंड में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनता को संबोधित किया और कंगना रनौत को लेकर यह साफ कर दिया कि राज्य में चल रही राजनीति पर वो अभी नहीं, बाद में बोलेंगे। उन्होंने कंगना का नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ कहा कि उनकी खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। सीएम उद्धव ने यह भी कहा कि राज्य में राजनीतिक साइक्लोन आते रहेंगे और वो उनका सामना करते रहेंगे।
हालांकि इसके बाद सीएम ने राज्य की जनता से कोरोना के हालात और उससे बचने के रास्तों पर भी बात की। उद्धव ने कोरोना को लेकर कहा कि संक्रमण की रोकथाम में लोगों ने साथ दिया है, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। कोरोना को लेकर आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप खबरदार रहें, हम जिम्मेदार रहेंगे। पण राजकारणाबद्दल आणि एकूणच महाराष्ट्राच्या बदनामीचा जो काही डाव आखला जातोय त्याच्याबद्दल एकदा मात्र मी जरूर मुख्यमंत्री पदाचा मास्क हा थोडा वेळ बाजूला ठेवून आपल्याशी बोलणार आहे। त्यातले सुद्धा धोके आणि एकूण ज्या काही गोष्टी आहेत त्या आपल्यासमोर मी नक्की मांडणार आहे। मी बोलत नाही याचा अर्थ असं नाही की माझ्याकडे उत्तर नाही। आज राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए भी चुनाव होगा। मुकाबला एनडीए और विपक्ष के साझा उम्मीदवारों के बीच है। राज्यसभा उपसभापति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार हरिवंश और विपक्ष के उम्मीदवार मनोज झा के बीच मुकाबला है। आज इस पद के लिए चुनाव होना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को फोन कर हरिवंश के लिए समर्थन मांगा है। बीजेपी और बीजेडी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। हालांकि बीजेडी ने यह साफ नहीं किया है कि उनका रुख क्या होगा। मेरे और हरिवंश जी के बीच की लड़ाई नहीं है, ये दो प्रस्थापनाओं के बीच एक मैं समझता हूं कि चुनाव करना है लोगों को। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि विपक्षी दलों ने आरजेडी नेता मनोज झा को राज्यसभा उपसभापति पद के लिए साझा उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने कहा कि वो उपसभापति पद को निर्विरोध नहीं जाने देगी। जनता दल यूनाइटेड के सदस्य हरिवंश का कार्यकाल खत्म होने के बाद डिप्टी चेयरमैन का पद खाली हो गया है। आज दिल्ली सरकार क्या कर रही है, दिल्ली वालों के लिए आज क्या खास होने जा रहा है, ये भी जानिए सिर्फ 60 सेकंड्स में। आज दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। यहां पर भी प्रश्नकाल नहीं होगा। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सत्र के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। सूत्रों के मुताबिक सत्र में शामिल होने वाले सभी विधायकों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। कोरोना के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए विधानसभा हॉल के भीतर बैठने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पुरानी व्यवस्था नहीं रहेगी। से पहले तो रेलवे को, क्योंकि उसकी जमीन है, उन सब झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए वैकल्पिक जगह की योजना बनानी पड़ेगी, उनको मकान देने पड़ेंगे। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में झुग्गियों को हटाने की कोशिश हो रही है, जबकि दिल्ली में 50,000 मकान तैयार हैं। बीजेपी चाहती है कि इन मकानों में झुग्गी वालों को बसाया जाए। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार कोरोना से निपटने में बुरी तरह विफल हुई है। बिजली के बिल और पानी की सप्लाई में आ रही दिक्कतों के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बुरी हालत का मामला भी विधानसभा में उठाया जाएगा। वहीं भारत में कोरोना कैसे भगा रहा है योग, दिल्ली के कोविड केयर सेंटर से हमारी रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए दिल्ली के छतरपुर स्थित आईटीबीपी कोविड सेंटर चर्चा में है। 10,000 बेड वाले देश के सबसे बड़े इस कोविड केयर सेंटर में मरीजों की खास तरीके से देखभाल की जा रही है। इस सेंटर में भर्ती होने वाले सभी मरीजों को दवाइयों के साथ साथ योग की क्लास भी दी जा रही है, ताकि उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ किया जा सके। फिलहाल इस सेंटर में 2 सेगमेंट है, कोविड केयर सेंटर और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर वार्ड। यहाँ कोविड के गंभीर मरीजों की देखभाल विशेष तरीके से की जा रही है। मरीजों को योग सेशन और हॉलिस्टिक थेरेपी दी जाती है। रोगियों के मेंटल हेल्थ के लिए आईटीबीपी के मनोवैज्ञानिक रोजाना सेशन करते हैं। गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार इसे काफी कम वक्त में ही तैयार कर लिया गया था, जहां आईटीबीपी के जवान गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतरीन चिकित्सा देते हैं। इस सेंटर से करीब 2450 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं मुंबई के एक अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है। कोरोना काल में इंसान के रक्षकों को आखिर क्या हो गया? ये तस्वीरें मुंबई के सायन अस्पताल की हैं। अस्पताल के कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने गलती से शवों की अदला बदली कर दी। 27 साल के अंकुश की इसी अस्पताल में मौत हुई, लेकिन परिवार को अंतिम संस्कार का मौका भी नहीं मिल पाया। हुआ ये कि दिगंबर नाम के युवक ने मुंबई में ही खुदकुशी कर ली थी। सायन अस्पताल ने औपचारिकता पूरी करने के बाद उसके परिवार को शव सौंप दिया। गमजदा परिवार ने बेटे का चेहरा देखे बिना अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन ये शव दिगंबर का नहीं, अंकुश का था। अंकुश के परिवार वालों को जब इसका पता चला तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। साइन पुलिस स्टेशन में इंचार्ज टीम जो डॉक्टर के साथ कौन कौन था, उनको अलग अलग इंक्वायरी सबका ऊपर एफआईआर करके, और पहले जो अभी मैं मालूम पड़ा जो अधिकारी आया उनके साथ पहले बात करेंगे, पहले सबका ऊपर इंक्वायरी करके अरेस्ट करो।
प्रशासन को इस गलती का एहसास हुआ तो अस्पताल के 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले में पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन भूल सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बची है। 1 मिनट एक खबर में बात करेंगे नेपाल की, जहां भारी बारिश के बाद भूस्खलन से बड़ी तबाही मची। यहां पर मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। नेपाल के सिंधुपाल चौक में हुए भूस्खलन से मौत की संख्या 11 हो चुकी है। इनमें 7 महिलाएं भी शामिल हैं। आशंका है कि अभी कई और लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। हालात को देखते हुए नेपाल की सेना मौके पर पहुंच चुकी है। राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक कई मकान भूस्खलन के बाद बर्बाद हो चुके हैं। अभी नुकसान का पूरा आकलन नहीं हो पाया है। इलाके में हो रही बारिश की वजह से राहत कार्य में बाधा पहुंची है। नेपाल में इस साल करीब 300 लोगों की भूस्खलन से मौत हो चुकी है, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। करीब 125 लोगों के लापता होने की आशंका है। नेपाल में जून से लेकर सितंबर के आखिर तक भूस्खलन जारी रहता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.